अब देखो, अब सिर्फ घन के बारे में बता रहे क्यों। आयताकार घन के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन हो गया था, उसका फार्मूले को भी हम लोग समझ गए थे। अब वर्गाकार घन, तो वर्गाकार घन में देखो इसका बहुत ही आसान है समझना। जो घन है ना उसका क्षयों का क्षय तल क्या होता है, वर्गाकार होता है। और जैसे आयताकार जो तल था ना, आयताकार घन था, तो उस आयताकार घन में क्षयों का क्षय तल उसका आयताकार था, लेकिन एक भी तल उसका क्षयों का क्षय तल समान नहीं था, उसका एक तल का विपरीत तल समान था। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसका तीनों का तीनों अलग अलग माप का हो सकता है, लेकिन समान नहीं होगा तीनों। भले उसका लंबाई और चौड़ाई समान हो जाए, लेकिन ऊंचाई अलग माप का होगा। अगर उसका चौड़ाई और ऊंचाई समान हो जाता है, लंबाई अलग माप का होगा। मतलब तीनों में से तीनों समान कभी नहीं हो सकता है। यह आयताकार घन में था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में तीनों समान कभी नहीं हो सकता है, तो वो कहलाएगा तुम्हारा आयताकार घन। लेकिन कहने का मतलब आयताकार घन में जो 12 सरल रेखा जो थी, 12 जो भुजा जो थी, तो उस 12 भुजा में सभी भुजा की लंबाई समान नहीं हो सकती है। मैंने बात को समझो, जो विपरीत भुजा है वो सभी समान हो जाएगा। विपरीत भुजा की लंबाई भले समान हो जाएगी, जो दिख रही है एक दूसरे का विपरीत भुजा जो दिख रही है वो समान हो जाएगी। आई बात समझ में? लेकिन जब हम लोग घन में पहुंचते हैं ना, घन मतलब जिसका क्षयों का क्षय तल क्या किससे बना होता है, वर्ग से बना होता है। तो एक वर्ग में चारों की चारों भुजा बराबर होती है। हम क्या बोले कि वह तल जिसमें छह तल होते हैं और क्षयों के क्षय तल उसके वर्गाकार तल होते हैं। मतलब क्षयों का क्षय तल उसका क्या होता है, वर्ग होता है, वर्ग से बना होता है। और क्षयों का क्षय तल उसका समान होता है। एक तल जैसे आयताकार में क्या था, एक तल का विपरीत तल समान था ना, इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्षयों का क्षय तल समान होगा। तो इस तल का लंबाई चौड़ाई जितना होगा इस तल का भी लंबाई चौड़ाई वही होगा। लंबाई चौड़ाई मतलब क्या, इस तल का प्रत्येक भुजा की लंबाई, वर्ग में क्या होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। तो इस तल की प्रत्येक भुजा की लंबाई जितनी होगी, इस तल की प्रत्येक भुजा की लंबाई भी वही होगी, इस तल की प्रत्येक भुजा की लंबाई वही होगी, नीचे वाले तल की प्रत्येक भुजा की लंबाई भी वही होगी। 6 तल का प्रत्येक भुजा का लंबाई एक ही होगा। मतलब एक वर्गाकार घन में, एक घन में अगर 12 भुजा होता है तो 12 भुजा की लंबाई समान है। आई बात समझ में? 12 भुजा की लंबाई उसका समान होगा। एक तल का क्षेत्रफल जितना निकलेगा, 6 तल का क्षेत्रफल उसका वही होगा। आई बात समझ में? तो अगर हम लोग एक तल का क्षेत्रफल अगर निकाल लें तो 6 तल का क्षेत्रफल हम लोग को आराम से मिल जाएगा। तो चलो हम लोग चलते हैं घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालते हैं। घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो एक वर्गाकार जो घन होता है ना, उस घन में कितने तल होंगे, 6 तल। तो संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, मतलब 6 तल का क्षेत्रफल निकालना। तो 6 तलों का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तल का क्षेत्रफल जितना निकल के आएगा उसको अगर 6 से इंटू कर दें तो 6 तलों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। एक तल का क्षेत्रफल जितना होगा उसको 6 से इंटू कर देंगे तो 6 तल का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब 6 इंटू एक तल का क्षेत्रफल, घन के एक तल का क्षेत्रफल, ये सही लिखे। तो 6 इंटू एक तल का क्षेत्रफल, एक घन के सभी तल किस प्रकार के तल होते हैं, वर्गाकार तल होते हैं ना। तो 6 इंटू एक तल का क्षेत्रफल मतलब उसका हर एक तल कैसा होता है, वर्ग होता है। तो एक तल का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। तो 6 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तुम लोग को दिए थे क्लास 9 में, भुजा स्क्वायर होता है। मतलब 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाता है ये तुम्हारा घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये हो गया घन का पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला घन का आयतन। तो अब एक चीज जरा देखो, आयतन में क्या था, है ना, घन का जब हम लोग आयताकार घन में जब हम लोग पहुंच रहे थे तो उसका आयतन निकालने का फॉर्मूला था लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। उसी से हम लोग यहाँ पे पा जाएंगे। एक आयताकार घन में और एक घन में अंतर क्या था, तल का। प्रत्येक तल उसका समान नहीं था, जिसकी वजह से उसकी भुजाएं जो थी, सभी भुजाएं समान नहीं थी। विपरीत भुजाएं भले समान हो सकती है, लेकिन सभी भुजा समान नहीं हो सकती हैं। एक घन में सभी की सभी भुजाओं की लंबाई समान थी। कहने का मतलब यह हुआ कि आयताकार घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग माप का होता है। भले लंबाई और चौड़ाई समान हो जाए तो ऊंचाई समान नहीं होगा।
अगर चौड़ाई और ऊंचाई समान हो जाए तो लंबाई के समान नहीं होगा। मतलब तीनों में से कोई एक ठो अलग माप का हो सकता है, अलग अलग माप का होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन जब हम लोग घन में पहुंचते हैं ना, तो एक घन में प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होने का मतलब उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान है। मतलब उसका हर एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम आयताकार घन में बोल रहे हैं। लेकिन जैसे हम सिर्फ घन में पहुंचते हैं जिसमें सभी तल वर्गाकार तल है, तो उसमें सभी भुजा बराबर हो जाती है, तो सभी को अलग अलग नाम से नहीं पुकारा जाता। जैसे आयताकार घन में एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई हुआ, तो इसमें हम लोग सभी को सिर्फ और सिर्फ भुजा कह के पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि सभी भुजा की लंबाई समान, इसलिए सिर्फ भुजा कह के पुकारते हैं, सिर्फ साइड कहते हैं। तो कहने का मतलब घन में जिसका सभी तल वर्गाकार तल होता है, तो उस घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान होता है, कोई अलग अलग माप का नहीं, सब एक समान होता है, तभी तो सभी तल एक समान होगा। तो उसके घन में लंबाई जितना होगा, चौड़ाई भी उतना ही होगा, उसका ऊंचाई भी उतना ही होगा। मतलब इसके लंबाई को भी भुजा कहा जाएगा घन में, चौड़ाई को भी भुजा कहा जाएगा, ऊंचाई को भी भुजा ही कहा जाएगा। तो कहने का मतलब घन का आयतन का फॉर्मूला मेरा क्या था? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एक बात तुम लोग ध्यान रख लेना कि आयतन का फॉर्मूला तो लगभग यही होता है, जिसको निकाला कहाँ से गया? आधार के क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई से। एक आयतन का फॉर्मूला यही होता है, तीन राशियाँ यही, तीनों राशियाँ एक दूसरे से इंटू करती है तो आयतन निकलता है। अब देखो, जब हम लोग घन में पहुंचे हैं तो घन में लंबाई भी इसका भुजा हो गया, चौड़ाई भी को भी हम लोग भुजा ही कह रहे हैं, और ऊंचाई को भी भुजा ही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये तीनों एक दूसरे से जब इंटू करेगा तो क्या हो जाएगा? भुजा। आई बात समझ में? मतलब 6 इंटू ये साइड स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा सिर्फ साइड का, ठीक है ना। ये एक घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हो गया, मतलब होल सरफेस एरिया। क्या इसको बोला जाएगा? होल सरफेस एरिया। और घन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ भुजा क्यूब। अब आ जाते हैं तीसरा, घन के विकर्ण की लंबाई को जान। अगर तुम लोग अच्छे से जान गए हो कि एक माने आयताकार घन का विकर्ण का लंबाई क्या होता है, तो इसको भी हम लोग जान सकते हैं। कैसे? घन के विकर्ण की लंबाई निकालने का कल तुम लोग को हम बताए थे कि आयताकार घन का विकर्ण का लंबाई निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? रूट ओवर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। तो चलो हम अभी तो जैसे ये घन के विकर्ण की लंबाई निकाले, तो हम जैसे बताए कि घन में सारी की सारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का तीनों उसका क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं भुजा। तो लंबाई भी हो गया इसका भुजा, तो लंबाई की जगह पे हम भुजा बैठा दिए तो हो गया भुजा स्क्वायर। चौड़ाई भी हो गया इसका भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई भी हो गया इसका भुजा स्क्वायर। तो तीनों अगर जुटेगा तो तीनों जुट करके क्या? भुजा का पावर 6 हो जाएगा। बात सही है ना? भुजा का पावर 6 हो जाएगा। क्या होगा? 3 इंटू भुजा स्क्वायर होगा। ये जुट रहा तो सामने का अंक ही ना जुटेगा। अब देखो इसको अलग हम समझा रहे हैं यहाँ पे आप। तो 3 इंटू भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? भुजा इंटू भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 3 भुजा स्क्वायर सब इंटू कर रहा है, तो 3 इंटू भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा का 2 बार इंटू कर दिए। अब चलो वर्गमूल बाहर निकाला जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट। तो भुजा का देखो पेयर मिल गया, 2 ठो भुजा है तो 1 ठो भुजा बाहर निकल जाएगा, और 3 का पेयर नहीं बना तो 3 रूट के अंदर रहा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा भुजा इंटू √3। ये हो गया घन के विकर्ण की लंबाई, जो कि आयताकार घन के विकर्ण की लंबाई ऐसी थी, इसका ऐसा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान हो गई, इसीलिए ऐसा पाया। आई बात समझ में? तो ये होगा तुम्हारा क्या? घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण की लंबाई। 6 तो इसमें फार्मूला है। ये 6 फार्मूले के ऊपर ये सम पूरे चैप्टर का बनेगा, लेकिन इसमें अभी और थोड़ा हमको थ्योरी बताना अभी बाकी है। देखो, अब देखो इसमें आयतन निकालने में कुछ क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है कि हम लोग आयतन कैसे निकालें। जैसे मान लो कि हालांकि ये तुम्हारा, हम इसको कह सकते थे पूरी तरह से बेलनाकार नहीं है, पूरी तरह से बेलन नहीं है, लेकिन समझ लो कि ये बेलन भी नहीं है, समझ लो कि ये एक आयताकार एक टंकी है।
या फिर घनाकार एक टंकी है। जाहिर सी बात है इस टंकी में मान लो कि अगर हम लोग पानी भरते हैं तो इस टंकी का आयतन कुछ और होगा, और इस टंकी के अगर अंदर अगर इतना पानी भरा गया है, इतना पानी अगर भरा गया, इतने दूर तक अगर पानी भरा गया है तो इस टंकी का आयतन कुछ और है, लेकिन इसके अंदर जो पानी भरा गया है उस पानी का आयतन क्या उतना ही होगा जितना इसका आयतन है, आकि जहाँ तक पानी भरा गया है वहीं तक इसका आयतन है। श्योर, जाहिर सी बात है ये। इसका ऊंचाई भले इतना है, तो अगर हम लोग आयतन निकालते वक्त जो लंबाई इंटू चौड़ाई जो है, देखो बात को जरा समझोगे, ये जो ऊंचाई जो ग्रहण कर रहा है, जब हम लोग मान लो कि इसमें जब पानी डालते हैं तो पूरा का पूरा ये क्षेत्रफल ग्रहण करता है, नीचे का आधार का जो क्षेत्रफल है ये पूरा का पूरा ग्रहण करता है, पूरा चारों तरफ से इसको घेरेगा और धीरे 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 इसकी ऊंचाई को वो ग्रहण करेगा। मान लो कि अगर वो इतना ऊंचाई ग्रहण किया है ना, तो आधार का क्षेत्रफल क्या अलग हो गया? इतना ऊंचाई ग्रहण करेगा तो इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आधार का क्षेत्रफल अलग हो जाएगा, इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आधार का क्षेत्रफल अलग हो जाएगा? नहीं। तो किसी आयतन का डिपेंड करता है। अगर आधार का क्षेत्रफल अगर स्थिर है, ये तो स्थिर ही ना है, इस ऊंचाई तक देखो, इस ऊंचाई तक देखो, चाहे इस ऊंचाई तक देखो, आधार का क्षेत्रफल स्थिर है। अगर आधार का क्षेत्रफल स्थिर है तो उस घन का, चाहे वो आयताकार घन हो चाहे वो सिर्फ घन हो, उसका आयतन किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इसके ऊंचाई के ऊपर। ऊंचाई अगर इतना होगा तो आयतन जितना भी होगा, और अगर ऊंचाई इतना होगा तो आयतन जितना भी होगा। किसमें आयतन ज़्यादा होगा, इसमें कि इसमें? इसमें आयतन ज़्यादा, इसमें आयतन कम होगा, इसमें आयतन ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है। तो ऊंचाई अगर अधिक हो तो आयतन अधिक होगा, ऊंचाई कम हो तो आयतन कम होगा। आई बात समझ में? अगर हम लोग पूरा ऊंचाई का प्रयोग कर दें तो पूरे का आयतन मिल जाएगा, मतलब ये टंकी जो, इस टंकी का पूरा आयतन कितना ये पता चल जाएगा। मतलब हम लोग ये निकाल पाएंगे कि इसके अंदर पानी कितना आ सकता है। अगर हम लोग इतनी ऊंचाई का प्रयोग करेंगे तो आयतन इतने दूर का दिखाएगा। मतलब अगर मान लो हम इसमें पानी डाले हैं, भले आयतन पूरा है, हम इसमें पानी डाले हैं, पानी डालने के बाद यहाँ पे पानी यहाँ तक आया, इस ऊंचाई तक आया, तो तुमसे पूछ दिया कि बताओ कि इस टंकी में पानी का आयतन कितना है। तो अगर इसका आधार का क्षेत्रफल चाहे जो भी हो तो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। तो आधार का क्षेत्रफल जो भी हो, और अगर हम लोग अगर पूरी ऊंचाई का प्रयोग कर देंगे तो क्या हमको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना पानी है? नहीं। क्यों? जहाँ तक पानी है वहीं तक की ऊंचाई का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। तो आधार का क्षेत्रफल जो है, मतलब लंबाई चौड़ाई जैसा वैसी रहेगा, ऊंचाई इतना तक है, पानी अगर इतना तक है तो इस ऊंचाई का प्रयोग करेंगे तो आयतन इतने दूर तक का निकलेगा। अगर इस ऊंचाई का प्रयोग करेंगे तो आयतन इतने दूर तक का निकलेगा। पूरा ऊंचाई प्रयोग करते तो आयतन पूरा निकल जाएगा। मेरा बात क्लियर हुआ? मतलब इसके ऊंचाई के ऊपर इसका आयतन भी डिपेंड करता है। तुम जितने ऊंचाई का प्रयोग करो आयतन उतने दूर तक का दिखाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अब जरा गौर से देखो, तुम लोग को हम क्लास 8 में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाए थे, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाए थे। उसमें हम ये बताए थे कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव के अंदर जब डाल दिया जाता है ना, तो द्रव के अंदर जाने पर क्या हो जाता है कि उस वस्तु के भार में कमी आती है। उस वस्तु के भार में कमी आती है। क्यों कमी आती है? तुम लोग को बताए थे कि जब वस्तु उस जल के अंदर जब गई, द्रव के अंदर गई, तो अपने भार के कारण कुछ द्रव को वो वहाँ से हटा दी। तो द्रव का भार जितना है, जितना द्रव को वो वहाँ से हटाई, उस द्रव का भार जितना है उतना ही भार में कमी उस पदार्थ में आती है। आई बात समझ में? एक्चुअली यहाँ पे बोलने का मतलब ये हुआ कि जिस पदार्थ को तुम डालोगे, जिस पदार्थ को किसी द्रव के अंदर डालोगे, उस पदार्थ के आयतन जितना होगा उतना ही आयतन जल भी वहाँ से विस्थापित करेगी। क्योंकि एक पदार्थ अगर तुम किसी द्रव के अंदर अगर डालते हो, एक पदार्थ को अगर किसी द्रव के अंदर अगर तुम लोग डालते हो, तो जाहिर सी बात है कि वो पदार्थ उस द्रव के अंदर जाएगा तो कुछ स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा? रहने के लिए उसको कुछ जगह चाहिए। तो कैसे वो जगह पाएगा? जितना जगह उसको चाहिए उतना जगह से पानी को वो क्या कर देता है, वहाँ से द्रव को क्या कर देता है, हटा देता है। तो जो पदार्थ जितना स्थान घेरता है उसका क्या कहलाता है? वो आयतन। तो उस पदार्थ को उस द्रव में रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। कितना जगह चाहिए? जितना उस पदार्थ का आयतन है, तो उतना जगह चाहिए। तो जितना जगह उसको चाहिए उतने जगह के पानी को वो क्या कर देता है, या द्रव को क्या कर देता है, हटा देता है। मतलब उस पदार्थ का आयतन जितना है उतना रहने के लिए जितना उसका आयतन है, उस आयतन को अपने आप के आयतन को एडजस्ट करने के लिए द्रव में या उस जल में उसको उतना जगह हटाना पड़ेगा, पानी का या द्रव का। तो पानी या द्रव वहाँ से हट गया।
और तब जाकर के वो वहाँ पे बैठा। तो कितना हटाया? जितना उसके लिए स्थान चाहिए था, जितना उसको जगह चाहिए था, उतना ही जगह के पानी को वो हटाया, द्रव को। मतलब उसका आयतन जितना था, वो कितना स्थान घेरा, जितना स्थान घेरा वो तो आयतन कहलाएगा ना। जितना स्थान वो घेरा वो आयतन कहलाएगा। तो जितना स्थान घेरा उतना स्थान के पानी को हटा दिया। मतलब जितना उसका आयतन था रहने के लिए, जितनी जगह चाहिए थी, जितना उसका आयतन था, उतना ही आयतन द्रव को या पानी को वो हटाया। मतलब क्या हुआ? कोई पदार्थ अगर किसी भी द्रव में अगर या किसी भी जल में या किसी द्रव में अगर डाला जाता है तो उस पदार्थ का आयतन जितना होगा उतना ही आयतन के जल को वो क्या करेगा? हटाएगा। तो अब जरा गौर से बात को समझो। यहाँ पे जैसे मान लो कि ये एक प्रकार की टंकी है। इस टंकी में मेरा मान लो कि यहाँ तक पानी भरा हुआ था, यहाँ तक पानी भरा हुआ था। इस टंकी का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया हुआ है और ये भी बोल दिया हुआ कि इसमें पानी कितने दूर तक है। तो कहने का मतलब अगर इस ऊंचाई का प्रयोग कर दे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें पानी कितना है। अगर पूरा ऊंचाई का प्रयोग करेंगे तो पानी कितना है ये नहीं बताएगा, पानी कितना इसमें अट सकता है वो बताएगा। आई बात समझ में? तो अब मान लो कि हम इस पानी के अंदर हम लोहे के एक टुकड़े को डाल दें, एक लोहा का एक टुकड़ा डाल दें। तो जाहिर सी बात है ये लोहे का टुकड़ा इस पानी में जब आएगा नीचे की ओर तो क्या करेगा? जहाँ पे भी ये रहेगा वहाँ पे ये अपना स्थान घेरेगा। रहने के लिए इसको स्थान चाहिए, इसको जगह चाहिए। तो क्या होगा? इसको रहने के लिए जितनी जगह चाहिए वो इसका क्या कहलाएगा? इसका आयतन कहलाएगा। मतलब जितना इसका आयतन है, रहने के लिए जितनी जगह चाहिए वो इसका आयतन हुआ। तो जितनी जगह चाहिए उतने जगह के पानी को ये क्या कर देगा? हटा देगा, द्रव को हटा देगा। मतलब इसका आयतन जितना है उतने आयतन को क्या कर दिया? उतने आयतन के जल को यह हटा देगा। जल को बाहर निकलने के लिए कोई जगह है क्या? कोई जगह है? नहीं है। तो क्या होगा? वो पानी कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो मान लो कि यही पानी यहाँ तक था, बाद में जब लोहे के टुकड़े को जब डाला गया तो ये पानी कितना उठ गया? इतना उठ गया। मान लो कि पानी कितना उठ गया? इतना उठ गया। तुमसे पूछ रहा कि बताओ जल का मतलब कि जल का कितना आयतन ऊपर उठा है। तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं कि जल का कितना आयतन ऊपर उठा है। हम अभी बताएं कि जिस वस्तु को डालें उस वस्तु का आयतन जितना होगा उतना ही आयतन जल ऊपर उठा है। अगर मान लो कि इस वस्तु का आयतन हमको पता है कि हाँ इस वस्तु का आयतन 5 घन सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि तब 5 घन सेंटीमीटर जल भी ऊपर उठा है। जितना इस वस्तु का आयतन होगा उतना ही आयतन जल ऊपर उठा है। तो इस वस्तु का आयतन अगर 5 घन सेंटीमीटर है तो 5 घन सेंटीमीटर जल ऊपर उठा है। जल की ऊंचाई नहीं है ये, जल का आयतन कितना ऊपर उठा है ये तुमको पता चला कि 5 घन सेंटीमीटर जल ऊपर उठा। अब अगर मान लो कि तुमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तुमको बोल दिया इसका लंबाई और चौड़ाई तुमको पता है, इसका लंबाई चौड़ाई तुमको पता है किसका? इस टंकी का। अब ये जो पानी ऊपर उठा तो ये कितना ऊंचाई पानी का ऊपर उठा ये तुमको पता चल गया। मान लो 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा है पानी, 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। तो हम क्या बोले थे? तुम जितने आयतन का प्रयोग करोगे, जितने ऊंचाई का प्रयोग करोगे, आयतन उतने तक का ही निकलेगा। अब जरा गौर से यहाँ पे समझोगे। इस जगह पे अगर हम लोग क्षेत्रफल को समझते हैं, आधार का क्षेत्रफल को, और इस जगह पे अगर आकर के आधार के क्षेत्रफल को समझे, क्षेत्रफल अलग हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल जितना है, अगर इस जगह को हम लोग आधार का क्षेत्रफल अगर समझे तो यहाँ पे भी तो क्षेत्रफल वही आएगा ना। ये क्षेत्रफल धीरे 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 जो ऊपर जा रहा, तो इसका जो क्षेत्रफल है, ये मान लो कि बॉटल है, तो ये बॉटल का अगर इस जगह पे, इस जगह मान लो कि इस जगह को काट दो, काट करके इस जगह का अगर एरिया देखो तो ये एरिया जितना होगा इस जगह का एरिया उतना नहीं होगा, उतना ही होगा। तो यहाँ का इस जगह को मान लो काट दो, इसको भी काट दो, तो काट करके नीचे वाले भाग का जो क्षेत्रफल आएगा, नीचे वाले भाग का, इसके ऊपर वाले भाग का भी तो क्षेत्रफल वही होगा। मतलब क्या होगा? ये हर जगह हर एक जगह पे क्या है? समान है ना। आई बात समझ में? मतलब अगर इस भाग को अगर हम लोग आधार माने तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इस भाग का आधार का क्षेत्रफल भी तो वही होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसका जो ये जो आधार हम लोग समझ रहे हैं और ये जो आधार समझ रहे हैं, अगर मान लो कि इसको अगर हम लोग आधार मानते हैं तो इस आधार का क्षेत्रफल जितना होगा, इस जगह पे अगर हम लोग आधार को समझे तो इसका क्षेत्रफल क्या, यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल अलग हो जाएगा? नहीं। मतलब आधार का क्षेत्रफल टंकी के अंदर तुम कहीं पे भी आधार को देखो, क्षेत्रफल वही निकलेगा। आधार का क्षेत्रफल कांस्टेंट हुआ। बात मेरा समझे? कांस्टेंट क्या नहीं रहा? ऊंचाई। ऊंचाई बदल रहा।
तो हम तुमको क्या बोले, तुम जितनी ऊंचाई का प्रयोग करोगे आयतन उतने दूर तक का निकलेगा। अगर मान लो कि अगर हम लोग इस ऊंचाई का प्रयोग कर दे, इतनी ऊंचाई का अगर प्रयोग कर दे तो हमको आयतन इतने ही दूर का निकलेगा, क्योंकि हम तो इसी ऊंचाई का प्रयोग किए हैं ना। अगर इस ऊंचाई का प्रयोग अगर कर दे तो आयतन हमको इतने दूर तक का निकलेगा। और ये आयतन कौन सा बता रहा, जितना जल ऊपर उठा है। तो अगर हम इस ऊंचाई का प्रयोग कर दें तो हमको आयतन इतने दूर तक का मिल जाएगा। मतलब ये पता चल जाएगा कि जितना जल ऊपर चढ़ा उस पूरे जल का आयतन कितना है जो जल ऊपर चढ़ा है। आई बात समझ में? पहले वाले में और इसमें वाले में कंफ्यूजन देख लो, बहुत कंफ्यूज। 5 घन सेंटीमीटर मतलब बहुत सोचेगा, बहुत जन सोचेगा हो जल का तल ऊपर 5 घन सेंटीमीटर बढ़ गया। नहीं, वो ऊंचाई है। ये 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 5 घन सेंटीमीटर जो बोले वो आयतन है। अगर तुमको इस पदार्थ का आयतन मिल गया तो जल का जितना जल चढ़ा है ऊपर, तो जल की ऊंचाई कितनी हुई वो पता नहीं चला कि जल का तल कितना ऊपर बढ़ा, कितना ऊंचाई तक ऊपर बढ़ा जल, वो नहीं पता चला है। आयतन पता चला कि अगर इस पदार्थ का आयतन अगर 5 घन सेंटीमीटर है तो जितना जल ऊपर चढ़ा वो टोटल 5 घन सेंटीमीटर जल ऊपर चढ़ गया। कितना ऊंचाई ऊपर चढ़ा ये पता नहीं चला। इस बात मेरा समझे? तो अगर इसका आयतन पता चल जाएगा तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसका आयतन कितना होगा। और नहीं, अगर तुमको ये पता चल गया कि जल का तल यहाँ से अगर ऊपर बढ़ा है तो इस लोहे के टुकड़े को डालने से 2 सेंटीमीटर जल ऊपर चढ़ गया, तो 2 सेंटीमीटर अगर ऊंचाई का प्रयोग अगर हम लोग फार्मूले में कर दे, आयतन निकालने वाले फार्मूले में, तो हमको पता चल जाएगा कि 2 सेंटीमीटर जल ऊपर चढ़ करके जल का आयतन कितना हुआ। मतलब कितना जल ऊपर चढ़ा, जल का आयतन कितना है जितना जल ऊपर चढ़ा। तो देखो क्षेत्रफल तो वही रहेगा, चाहे यहाँ देखो चाहे इस पोजीशन पे देखो। अगर ये 2 सेंटीमीटर जो जल का तल जो ऊपर चढ़ा है, अगर मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर जल जो ऊपर चढ़ा है, इसको अगर हम लोग इस पोजीशन पे ला करके अगर छोड़े, पूरा आधार पे अगर छोड़े, तो क्या यहाँ पे अगर यहाँ से ऊंचाई उसका 2 सेंटीमीटर दिख रहा है तो यहाँ से ऊंचाई 2 सेंटीमीटर नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा 2 सेंटीमीटर, 2 ही सेंटीमीटर तो दिखेगा, क्योंकि ये तो पूरा समान है ना। अगर यहाँ पे अगर ये जल को अगर यहाँ पे रख रहे तो 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, यहाँ पे रखेंगे तो 2 सेंटीमीटर नहीं दिखेगा? दिखेगा। कब नहीं दिखेगा? अगर वो चित्र इस तरह का रहा है। अगर मान लो आधार के इस भाग पर अगर हम लोग कुछ पदार्थ जल को रख दिए हैं, है ना, और इस जगह पे जल को रख दिए हैं, तो इस जगह के जल का जो जल को अगर तुम लोग आधार पे लेके आओगे तो क्या होगा? आई बात समझ में? ऊंचाई सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हर जगह का तल इसका समान नहीं है। यहाँ पे तल अगर समान है तो आधार समान रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इतना ऊंचाई को अगर जल की ऊंचाई अगर इतना उठा है तो इस ऊंचाई का प्रयोग अगर हम लोग उसी आधार पे कर दे, आधार के क्षेत्रफल के साथ अगर इस ऊंचाई का प्रयोग कर दे तो आयतन हमको इतना दूर का बता देगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि तुमको, कहने का मतलब आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे अलग होगा और ये 2 सेंटीमीटर वाले जल के तल के लिए आधार का क्षेत्रफल अलग होगा। नहीं, आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो जितना जल ऊपर उठा है उस जल का अगर ऊंचाई तुमको पता है तो हम पता कर सकते हैं कि जितना जल ऊपर चढ़ा है उस जल का आयतन क्या है। आई बात समझ में? तो आधार के क्षेत्रफल के साथ अगर इस ऊंचाई का प्रयोग कर देंगे तो हमको इतने दूर का आयतन पता चल जाएगा जितना जल ऊपर चढ़ा है। जल का आयतन कितना है जितना जल ऊपर चढ़ा है, ये पता चल जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ये कोई मतलब अगर इस ऊंचाई का प्रयोग कर देंगे तो आयतन इतने दूर तक का पता चलेगा। अगर पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऊंचाई का प्रयोग करेंगे तो यहाँ तक का आयतन पता चलेगा। अगर सिर्फ ये ऊंचाई लगा दे तो ये ऊंचाई पता चल जाएगा, बशर्ते कि आधार का क्षेत्रफल स्थिर है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो मान लो कि अगर इसका आधार ये तुम्हारा, ये मान लो कि ये ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तक था और आधार का क्षेत्रफल इसका लंबाई और चौड़ाई कुछ भी दे दिया है, तो मान लो कि अगर हम लोग आयतन निकालते हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई जो भी रहे ऊंचाई अगर 5 लगा दे तो ये कितना आयतन पता चलेगा? इतने दूर का। अगर हम लोग इसी लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब आधार का क्षेत्रफल तो वही रहेगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम रहे, केवल ऊंचाई बदल रहा है। अगर हम लोग ऊंचाई अगर 7 कर दे तो कितने दूर का आयतन पता चलेगा? ये वाला प्लस ये वाला, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि ये 5 है और ये 2 है। अगर हम लोग लंबाई इंटू चौड़ाई के साथ अगर हम लोग 2 का प्रयोग करें तो हमको सिर्फ ये आयतन पता चलेगा जितना जल का तल ऊपर चढ़ा है, जितना जल ऊपर उठा है उस ऊपर उठे हुए जल का आयतन पता चलेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा देखो
मान लो कि ये भी एक टंकी है, ये फुल एकदम लबालब भरी हुई है, यहाँ तक पूरा भरा हुआ है। बात को समझो, यहाँ तक भरा हुआ है। यहाँ पे फिर से हम एक लोहे के टुकड़े को डाल दें। लोहे के टुकड़े को डालने से इस लोहे के टुकड़े का आयतन जितना होगा उतने आयतन को ये जल को यहाँ से विस्थापित करेगा, हटाएगा, क्योंकि उसको रहने के लिए जगह चाहिए। तो वो जल अब कहाँ जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ऊपर उठ करके नीचे गिर जाएगा। तो जितना जल यहाँ पे नीचे गिरा, अब देखो यहाँ पे तो पता चल गया कि जल का तल 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, तो हमको पता चल गया इसका आयतन कितना रहा। यहाँ पे तो वो आयतन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि जल का तल कितना ऊपर चढ़ा ये पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जितना जल नीचे गिरा है उसका आयतन तो पता चल जाएगा ना, कि जितना जल नीचे गिरा, तो नीचे गिरे हुए जल का आयतन उतना ही होगा जितना कि, क्योंकि ये जो जल गिरा है वो किसके आयतन के बराबर गिरा है? जिस वस्तु को इसमें डाले इस वस्तु का आयतन जितना रहा होगा उतना ही आयतन जल यहाँ से गिर गया है। आई बात समझ में? तो अगर मान लो कि यहाँ से 2 लीटर अगर जल नीचे गिर गया है तो इसका आयतन भी 2 लीटर होगा। 2 लीटर का मतलब 2 घन डेसीमीटर। तुम लोग को याद है चैप्टर 1 में पढ़ाए थे, चैप्टर 2 में पढ़ाए थे कि 1 घन डेसीमीटर का मतलब 1 लीटर होता है। तुम लोग को पढ़ाए थे हम थ्योरी में कि 1 घन डेसीमीटर का मतलब 1 लीटर होता है, 2 घन डेसीमीटर मतलब 2 लीटर, 3 घन डेसीमीटर मतलब 3 लीटर। तो अगर 2 लीटर अगर मान लो जल गिरा है तो इस वस्तु का आयतन 2 लीटर मतलब 2 घन डेसीमीटर। किसी ठोस पदार्थ के आयतन को हम लोग लीटर में नहीं दिखाते, लीटर सिर्फ द्रव पदार्थ के लिए यूज होता है। ठोस पदार्थ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? घन सेंटीमीटर या घन डेसीमीटर या घन मीटर। आई बात समझ में? तो ये पूरा थ्योरी समझ में आया कि क्या है? अगर मान लो कि तुमको इस पदार्थ का आयतन दे दिया हुआ है और इसका लंबाई और चौड़ाई दे दिया हुआ है, बात को समझोगे? इस टंकी का लंबाई और चौड़ाई तुमको दे दिया, लंबाई भी दे दिया, चौड़ाई भी दे दिया इस टंकी का, और जिस पदार्थ को डाला है उस पदार्थ का आयतन भी तुमको दे दिया। बोल रहा है क्या कि जो जल का तल ऊपर उठेगा ही, तो जल का तल कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठा ये ऊंचाई निकाल। क्या करेंगे? गुड। आयतन को आयतन के बराबर दिखा देंगे। इस वस्तु का जितना आयतन है इस ऊपर उठे हुए जल का आयतन भी वही होगा, होगा ना? तो हम कहने का मतलब, हम जब आयतन निकालेंगे कि कितना जल ऊपर उठा है उस जल का आयतन निकालेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब तुमको लंबाई और चौड़ाई का मान दे दिया रहेगा, ऊंचाई नहीं दिया रहेगा। तो कहने का मतलब ये तुमको क्या मिल गया? आयतन मिल गया, जिसमें लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई तुमको निकालना था। और इस वस्तु का आयतन तो तुमको दिया ही था, तो इस वस्तु का आयतन जितना होगा इसका भी आयतन वही होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई में हम जो आयतन मान लो जो भी दिया रहेगा उस आयतन को इसके बराबर दिखा देंगे। तो लंबाई पता ही है, चौड़ाई पता ही है, ऊंचाई आराम से निकल जाएगा। तो बात समझ में आया? ये थ्योरी क्लियर हुआ? तो इसका जितना सारा थ्योरी हमको समझाना था वो सब थ्योरी तुम लोग को समझा चुके। अब सिर्फ और सिर्फ इसका सम स्टार्ट करेंगे। अब देखो, जैसे मान लो कि एक तुम्हारा ये एक टंकी है ना? इस टंकी का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना है ये तुमको दे दिया है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। अगर मान लो कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जितनी भी होगी, अगर इसमें हम लोग पानी भर देंगे तो इसका आयतन निकल सकता है। मान लो इस टंकी को हम क्या कर दिए? पार्टीशन कर दिए, मतलब 2 भागों में इस टंकी को हम बांट दिए। टंकी का मतलब बीच में हम क्या किए? यहाँ पे दीवार खड़ा कर दिए। इस भाग में पानी न डाल करके इसमें कुछ और चीज़ को हम रख रहे हैं और पानी के लिए यूज सिर्फ इधर वाले भाग को कर रहे हैं। तो देखो अब जो टंकी बनी यहाँ पे, अब जो टंकी तुमको जो दिख रही है, इस टंकी में जिसमें पानी हम लोग रख रहे हैं, पहले भी इस टंकी में पानी रखते थे, अब भी रख रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि हम लोग इतने वाले भाग में अब पार्टीशन कर दिए, इतने वाले भाग में अब हम पानी नहीं रख रहे, सिर्फ इसको रख रहे हैं। अभी भी जो टंकी है उसकी ऊंचाई पहले जितनी थी अभी भी उसकी ऊंचाई वही बनी हुई है। अगर इसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो अभी भी इसकी ऊंचाई 5 मीटर बनी हुई है। लेकिन पहले इस टंकी का जो आयतन रहता था, पहले इतना
ऊंचाई लेकर के इस टंकी का पूरा आयतन पहले जितना रहता था अब उतना आयतन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसका आयतन पहले जितना था अब इसका आयतन उतना नहीं रह पाएगा। पहले पूरा का पूरा इसका आयतन इस टंकी में जितना पानी भरा रहता था अब उस टंकी में उतना पानी नहीं दिखेगा। जाहिर सी बात है अब पानी कम दिखेगा, पानी का आयतन कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ? देखो यहाँ पे कम क्यों हुआ? क्योंकि हम तुम लोग को बताए थे कि जब आधार का क्षेत्रफल अगर कांस्टेंट है, स्थिर है, तो ऊंचाई के ऊपर उसका आयतन निर्भर करता है। अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो आयतन बढ़ जाएगा, ऊंचाई घटेगी तो आयतन घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? ऊंचाई कांस्टेंट है, ऊंचाई स्थिर है, पहले भी जितना था अभी भी ऊंचाई वही है, लेकिन आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया? घट गया। पहले आधार का क्षेत्रफल इतना था अब आधार का क्षेत्रफल घट गया। तो जब आधार का क्षेत्रफल घट गया तो जाहिर सी बात है इसका आयतन भी घट जाएगा। इसीलिए ऊंचाई समान होने के बावजूद भी इसका आयतन, इस टंकी का आयतन कम हो गया, इसमें पानी कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि आधार का क्षेत्रफल इसमें क्या हो गया? कम हो गया। तो आधार का अगर ऊंचाई कांस्टेंट है तो आधार का क्षेत्रफल अगर बदल जाए तो आयतन भी बदल जाएगा। अगर आधार का क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो आयतन भी कम होगा। आधार का क्षेत्रफल अगर ज्यादा हो जाएगा तो आयतन भी ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर ऊंचाई, देखो अगर हम लोग आयतन निकालते, जैसे मान लो कि इस टंकी का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूरा दे दिया था तुमको, और ये भी बोला है कि इस टंकी में पार्टीशन जो किया हुआ हो कितनी लंबाई में उसका पार्टीशन किया हुआ है। तुमको अगर बोल दिया कि बताओ इसके एक पार्टीशन में जल भर रहा है कि एक पार्टीशन को खाली छोड़ दे रहा है, तो तुमसे पूछा क्या कि जिस टंकी में पानी भरा जा रहा है उसका आयतन क्या है। तो बहुत जन बच्चा ये सोचेगा ओ इस टंकी का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो चलो हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूरा प्रयोग करने का आयतन गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि पूरा का पूरा लंबाई तो पूरा का पूरा लंबाई पूरा का पूरा चौड़ाई वो यूज कर दिया, मतलब आधार का क्षेत्रफल पूरा यूज कर दिया जितना है। लेकिन क्या इसका आधार का क्षेत्रफल उतना है? नहीं। ये जो पानी अपना आधार का क्षेत्रफल जो ग्रहण कर रही है क्या वो पूरे आधार को ग्रहण कर रही है? नहीं, सिर्फ इतने आधार को ग्रहण कर रही है। तो हम इतना आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई इतना ही लगाएंगे तो आयतन कुछ अलग बताएगा, और इतना आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई पूरा वही लगाएंगे तो आयतन इतने दूर का निकलेगा। तो कहने का मतलब कोई भी पदार्थ, चाहे वो द्रव हो चाहे ठोस पदार्थ हो, वो जितने आधार के क्षेत्रफल को ग्रहण करता है उतने ही आधार के क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई को लगा करके गुणा कर देने से आयतन उतना ही निकलेगा जितना कि आधार का क्षेत्रफल को ग्रहण करके अपना ऊंचाई बनाया। आई बात समझ में? तो ये हुआ तुम्हारा क्या। अब देखो जैसे मान लो कि ये एक जमीन है, इसकी जमीन की लंबाई कुछ दे दिया है, कुछ चौड़ाई दे दिया। इस जमीन के चारों कोनों पर गड्ढा खोद दिया और गड्ढा खोद करके दो ठो सेम लंबाई चौड़ाई का दो ठो तुम्हारा जमीन लिया है, एकदम सेम लंबाई चौड़ाई का दो ठो। एक में चारों तरफ गड्ढा खोद करके यहाँ पे पिलर खड़ा कर दिया, पिलर बना दिया, और चारों तरफ से दीवार घेर करके इसको क्या कर दिया? टंकी बना दिया। यहाँ पे भी सेम लंबाई चौड़ाई का ये भी टंकी है, इसकी लंबाई जितनी है चौड़ाई जितनी है इसका भी लंबाई चौड़ाई उतना ही है। लेकिन इसमें चारों तरफ क्या किया? पिलर खड़ा नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्ट खाली चारों तरफ दीवार घेरा और दीवार घेर करके प्लास्टर वगैरह करके इसको एक टंकी बना दिया। ये टंकी बाहर से देखने वालों को और इस टंकी को भी बाहर से देखने वालों को यही लगेगा कि दोनों का लंबाई चौड़ाई समान है, लेकिन बाहर से देखने वालों को लगेगा कि लंबाई चौड़ाई समान है तो इसके अंदर जो भी जल रहेगा वो समान ही होगा। लेकिन जब बाहर से कोई इंसान इसके अंदर का जल को निकाल, इसके अंदर जितना भी जल भरा गया था, जितना लंबाई चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, तो उस हिसाब से इसके अंदर जितना भी जल था उस जल को टोटल कैलकुलेट किया, इसके जल को भी कैलकुलेट किया। तो देख रहे क्या कि दोनों ही टंकियों का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होने के बावजूद भी इसमें पानी इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। जाहिर सी बात है इसमें पानी क्या होगा? इसमें पानी कम होगा। इसमें पानी ज़्यादा आएगा, इसमें पानी कम होगा। पानी इसमें ज़्यादा इसलिए आएगा और इसमें कम इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे इसका चारों जो पिलर खड़ा किया गया है वो चारों का चारों पिलर इस आधार के क्षेत्रफल के कुछ भाग को घेर लिया है। आई बात समझ में? तो इसका आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया। तो इसका आधार का क्षेत्रफल कम होगा तो पानी अपना ऊंचाई जो भी बढ़ाएगी उस ऊंचाई के साथ इसके आधार के क्षेत्रफल को गुणा करेंगे तो आयतन मिलेगा। लेकिन इसका क्या पूरा आधार के क्षेत्रफल पर पानी पड़ रहा है? नहीं। इसके ये चारों खंभों को यहाँ पे जो पिलर लगाया गया है इस चारों भागों को छोड़ करके बाकी भाग पर पानी चढ़ा है। तो पानी कितने क्षेत्रफल पर चढ़ा है? पूरे क्षेत्रफल पर तो नहीं।
सिर्फ इन चारों खंभों के क्षेत्रफल को छोड़ करके बाकी क्षेत्रफल पर पानी चढ़ा है, तो जितने आधार के क्षेत्रफल पर पानी चढ़ा उतने आधार के क्षेत्रफल से ऊंचाई को गुणा करेंगे तो आयतन मिलेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो देखो, अगर तो यही कारण है कि इसमें पानी ज्यादा और इसमें पानी कम आ रहा है, इसका भी लंबाई चौड़ाई वही है, इसका भी लंबाई चौड़ाई वही है, लेकिन इसमें पानी कम, इसमें पानी ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पानी गिर रहा है, इसमें जो पानी डाला जा रहा है, इसके पानी में इस मतलब भाग में, इस टंकी में जो पानी डाला जा रहा, इस टंकी का आधार का क्षेत्रफल पानी के लिए कुछ और है और इसका आधार का क्षेत्रफल कुछ और। इसका पूरा का पूरा आधार का क्षेत्रफल आ जा रहा, इसका पूरा आधार का क्षेत्रफल नहीं आ रहा। आई बात समझ में? दोनों टंकी समान माप का है, समान माप का है दोनों टंकी, लेकिन इस टंकी में जो पानी डाला जा रहा, इसका लंबाई चौड़ाई जितना, इसका भी लंबाई चौड़ाई वही है, इसका भी ऊंचाई वही है, इसका भी ऊंचाई वही है, तो पानी भी समान होना चाहिए, लेकिन नहीं, पानी समान इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसका पूरा का पूरा आधार का क्षेत्रफल पर पानी अपना स्थान ग्रहण किया है और इसके पूरे आधार के क्षेत्रफल पर पानी अपना स्थान ग्रहण नहीं कर पाया, क्योंकि ये 4 स्थान खाली रह गया, क्योंकि यहाँ पे पिलर है। तो इन पिलरों का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल पर पानी अपना स्थान ग्रहण नहीं कर पाया, बाकी जगह पर अपना स्थान ग्रहण कर पाया। मतलब इसका इस टंकी के लिए पानी का जो आयतन बना, उसके लिए जो आधार का क्षेत्रफल आया, वो इस टंकी के आधार के क्षेत्रफल के समान नहीं हो पाया। यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल कम हो गया और यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल इससे ज्यादा हो गया, इसीलिए यहाँ पे ऊंचाई सेम होने के बावजूद यहाँ का आधार का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो यहाँ पे पानी का आयतन ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे पानी का आयतन कम दिख रहा है। आई बात समझ में? तो कोई भी पदार्थ, चाहे वो द्रव पदार्थ हो चाहे कोई भी पदार्थ हो, जितना आधार का क्षेत्रफल ग्रहण करके अपनी ऊंचाई को बनाएगा, उस आधार के क्षेत्रफल के साथ उस ऊंचाई को गुणा करने से उसका आयतन मिलेगा। तो यहाँ पे इसके बाकी सभी आधार पर जल अपना स्थान ग्रहण किया, तो बाकी आधार के क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई को गुणा करने से इसका आयतन मिलेगा, और इसके पूरे आधार के क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई को गुणा करने से इसका पूरा आयतन मिलेगा। इसीलिए इसका आधार का क्षेत्रफल ज्यादा होने से इसका आयतन कम ज्यादा और इसका कम मिलेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो जो पदार्थ जितना स्थान घेरेगा, जितने आधार को ग्रहण करेगा, उसका ऊंचाई उसी आधार के क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई को गुणा करने से आयतन मिलेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो ये हुआ तुम्हारा